आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर मार्केट में। बिल्कुल भी बिगनर्स के लिए है ये क्लास। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए तो एक बेसिक नॉलेज लेके चलो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किस शेयर में लगा रहे हो, इनफैक्ट किस म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, लमसम कर रहे हो, इन एसआईपी कर रहे हो। पर आपको जानकारी होना चाहिए कि जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी कैसी है, उसमें रिटर्न कैसा आ सकता है, क्योंकि कई कंपनी ऐसी है जो 5-5 साल तक रिटर्न नहीं भी देती है। इनकेस आप अगर आप वैसे शेयर लेके बैठते हो तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा शेयर मार्केट से कुछ भी रिटर्न नहीं आता है। अपना एस्पेक्ट लेके नहीं चलना है। शेयर मार्केट को बेसिकली जानना है कि एग्जैक्टली होता क्या है। शेयर मार्केट है एक समंदर अगर आप देखना चाहो, लेकिन अगर आप इसको नॉलेज ले लो तो हाँ आप बहुत कुछ जान सकते हो। आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। टोटली वो तो आपके ऊपर है, कितने से स्टार्ट करना है ये भी आपके ऊपर है। तो आज ये क्लास बिल्कुल बिगनर्स के लिए होगा। स्टार्ट करते हैं, एक फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज़ 40 ईयर्स पहले अगर आप किसी शेयर में लगाए होते, वो शेयर का नाम विप्रो है, तो आज उसका वैल्यूएशन 700 CR होता, करोड़। आप कह सकते हो कि 40 साल पहले 40,000 का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, बट स्टिल आप 5,000 में लेके चलो तो उसका एक लमसम निकालो, काफ़ी बेटर रिटर्न है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। मेरा रिटर्न ये दिखाना नहीं है, मेरा बताना ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेकर चलो, मिड टर्म भी लेकर चलो, आपको रिटर्न दिखेगा। इन्वेस्टमेंट का टाइम तभी होता है जब मार्केट नीचे होता है, जब मार्केट फ्लो में हो, बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में, तो इस टाइम पे रिटर्न नहीं होता है, इस टाइम पे पॉज होता है। जब मार्केट जिगजैग हो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है एज ए एसआईपी। जब मार्केट नीचे हो तो रिटर्न आपको बिल्कुल भी करना ही है। सी शेयर मार्केट में लॉस भी होता है, करेक्ट, और ये सब कोई जानते हैं। प्रॉफिट भी होता है, ये भी एक फैक्ट ही है। पर हम लोग कुछ टॉपिक्स के साथ चलेंगे। आप इससे रिटर्न कितना ले सकते हो शेयर मार्केट से, प्लस आप ये इसको देख सकते हो रिस्की है या नहीं। रिस्की होता है, एक है ऑप्शंस, फ्यूचर। जैसे आप स्टॉक में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, वैसे यहाँ पे ऑप्शन और फ्यूचर भी होता है। ये रिस्की होती है क्योंकि इसमें वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप सब चीज़ में, सपोज़ कमोडिटी करना है कमोडिटी कर लीजिए, स्टॉक ऑप्शन करना है, डायरेक्ट इंडेक्स ऑप्शन करना है, आप तीनों कर सकते हो। पर इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, क्योंकि ये एक्सपायरी होती है, मैं आगे चल के इसमें बात करूँगी। और एक्सपायरी धीरे धीरे आपका प्रीमियम पूरा खा जाती है। अगर आप एसएल नहीं लेते हो, इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेते हो, आपका पूरा पैसा ज़ीरो हो सकता है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉफिट बुकिंग को होल्ड करोगे, आगे और जाएगी, मुझे प्रॉफिट देगी, ये एक मिथ है जो आपको ज़ीरो कर सकती है। सो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं ऑप्ट करना है। मैं इसके बारे में बात करूँगी पर ये ऑप्शन में नहीं रखना है हमें। मैं आज टोटली बात करूँगी इसके बारे में कि रिटर्न क्या होता है, कैसे जनरेट कर सकते हैं आप यहाँ से रिटर्न। ठीक है, लोवेस्ट टू लोवेस्ट, हाईएस्ट टू हाईएस्ट रिटर्न दोनों पे बात करेंगे, पर यहाँ वेट करेंगे हम लोग क्या क्या रिटर्न ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। मैं बात कर रही थी रिस्क के बारे में। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है, सपोज़ आपके एक फ्रेंड हैं, वो एक कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें आप कुछ सपोज़ 100 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करते हो। वो कंपनी अगर अच्छा मूवमेंट देती है, अच्छा अर्न कर रही है, तो आपका 100 का 500 भी हो सकता है, सपोज़ 200 भी हो सकता है। पर वो कंपनी जिस फ्रेंड की कंपनी में आप पैसा लगाए हो, अगर वो कंपनी नहीं अच्छा चलती है तो ये 100 का ज़ीरो भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो ना शेयर मार्केट में, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आपके पैसे जहाँ जा रहे हैं, आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो कि जो कंपनी है वो कितने टाइम से उनका प्रॉफिट क्या रहा, उनका नेटवर्थ क्या जा रहा है, रेवेन्यू कैसा है, इंक्रीज़ हो रहा है नहीं, जो रिज़ल्ट आ रही है हर 3 मंथ पर, हर क्वार्टरली, वो कैसा रिटर्न दे रही है आपको, ठीक है। उस बेसिस पे ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आज आपको मन किया तो आप विप्रो में लगा दिए, कल आपको मन करेगा आप एचडीएफसी में लगा दोगे। लगा सकते हो, ये दोनों शेयर अच्छा है, पर आप देखो कि अगर इन दोनों में ऑप्शन लेना है तो आप किसको लोगे। सपोज़ आपके पास 100 रुपीज़ है, तो आप उस 100 को स्प्लिट करो, 20-20 कर लो, कि 20 मुझे इसमें लगाना है, 20 इसमें लगाना है, ताकि रिस्क फैक्टर कम हो जाए। इट्स ऑल अबाउट, मार्केट में पैसा सब कोई लगा सकता है, कहीं पे भी लगा सकता है, पर रिटर्न जनरेट करना इज़ द मेन फैक्टर, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो 10 साल में 5 साल में ही आपको 10 टाइम्स रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। कई ऐसे शेयर होते हैं जो 5 साल तक वो इसी जिगजैग मोड में रहते हैं, वो ये आपका पेशेंस टेस्ट कर लेंगे बिल्कुल भी, लेकिन जब वो रिटर्न देते हैं, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। सपोज़ आज के टाइम पे आप पैसा अगर लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? गवर्नमेंट में आप चेक करोगे गवर्नमेंट किस सेक्टर में अच्छे से काम कर रही है। सपोज़ अभी ईवी, गोल्ड, सिल्वर, क्योंकि ये सब काम आने वाली है चिप में। गोल्ड को आप फिर भी हटा सकते हो, चिप का ऑप्शन रख सकते हो, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप माइनिंग के लिए आप सपोज़ कॉपर में लगा सकते हो, सही है। रिटर्न जनरेट करना है पूरे के पूरे गवर्नमेंट बेसिस पे, गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, आपको न्यूज़ बेसिस पे कि न्यूज़ किस सेक्टर में सबसे पॉजिटिव आ रहा है, लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां कहाँ देख रही हैं किस सेक्टर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एक बिगनर्स के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ये क्लास है कि सपोज़ आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो और आप इन्वेस्ट करते हो, सपोज़ 1,000 का पर मंथ करते हो और आप 1 साल कर रहे हो, इस मीन्स कि आपका 12,000 हो गया। इस पे आप 15% इंटरेस्ट लेके चलो कि आपको इससे इस एसआईपी से आपको 15% मिनिमम आ जाना चाहिए। कुछ मैं आपको टिप बता दूंगी किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड जिसमें आप 1,000 का एसआईपी करोगे और अगर आप 12 मंथ करते हो उस पर आप 15% रिटर्न ले सकते हो। सपोज़ नेक्स्ट साल ऐसा होता है कि आप 1,000 से ज़्यादा कर लो, फिर उस पर 12 हर मंथ कर लो, फिर आपका ये 24,000 हो जाएगा। इस पर भी आप 15% कर लो। इनकेस अगर आप एंड सो ऑन आप करते रहो, इनकेस जब आप अर्निंग पर्सन हो जाओगे तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा और ये तो रिटर्न रहेगा ही। क्या होगा कि आपका एवरेजिंग काफ़ी अच्छे से आप उस मार्केट को समझ सकते हो कि जिस टाइम से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे नेक्स्ट ईयर जैसा रहा रिटर्न आपका। अगर आप इन केस अगर आप उसको आप 10,000 पर मंथ कर लेते हो, उस पर भी अगर 15% मिनिमम इंटरेस्ट लेते हो, जो कि अब के टाइम पे 15% रहा ही नहीं, 24%, 30%, 34% तक भी रिटर्न आता है, जो आप अच्छे इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। तो ये रिटर्न आपको ज़रूर दिखेगा, सही है। अगर देखा जाए तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, स्टार्ट करने का कुछ बहुत बेसिक सा चीज़ है। आप ज़ीरोधा या फिर आप ग्रो, एंजल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ऑनलाइन लिंक देख सकते हो, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर आप उसमें कुछ खास नहीं, आधार, पैन, आपके मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स, बस इतने लगेंगे। जिसमें आप 300 आपका एएमसी चार्ज या 400 जो भी लगता हो, आपको एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। उसके बाद सिर्फ आपको बाय और सेल पे कुछ 20 रुपये लगते होंगे। आप उसको लॉन्ग टर्म सेल रखो, आप 20 रुपये अभी बाय करो, जब सेल करना होगा तब 20 रुपये सेल पे लगेगा इंट्राडे, और मे बी 50 रुपीज़ लगता होगा डिलीवरी। मैं आपको ज़ीरोधा और ग्रो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन लोगों का एएमसी और ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम होता है कंपैरेटिव एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, एसबीआई सिक्योरिटीज़, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़। क्योंकि इन लोगों का सपोज़ आप 1 लाख का बाय करते हो तो आपको 100 रुपीज़ आपका ब्रोकरेज चला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। आईसीआईसी का भी सेम सीन है, एसबीआई का मे बी 500 रुपीज़ ब्रोकरेज जाता है 1 लाख पे एसबीआई में। ये एचडीएफसी लिख देती हूँ मैं। आई एसबीआई का है आपका 1 लाख पर 500 ब्रोकरेज लगता है। आईसीआईसी का भी यही सीन है, मे बी 300 लगता है। आप इसको कम करवा सकते हो अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा बल्क में बाय सेल करते हो। इनकेस अगर नहीं, आप एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हो, सपोज 4-5 लाख रुपए का, तो ये लोग इस पर कम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ही ब्रोकरेज लगता है। ज़ीरोधा और ग्रो में क्या है कि आपका इसमें कुछ भी नहीं है, 20 रुपये बाय 20 रुपये सेल पे है। एएमसी भी कुछ खास नहीं, 300 है। ब्रोकरेज भी कुछ खास नहीं, 20 रुपये या 50 रुपये होगा। इन लोगों का एएमसी 500 होता है और कुछ खास सर्विस में मुझे नहीं लगता है। शेयर मार्केट में आप किसी के बात पे मैनिपुलेशन में मत जाना, क्योंकि लोगों का कहना है कि मैं 1 मंथ में इतना अर्न किया, दूसरे मंथ में इतना अर्न किया। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपना लॉस नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ अपना प्रॉफिट बताएंगे, क्योंकि अपना बुराई करना किसी को पसंद नहीं आता है। आप सिर्फ अपना देखो कि आप बस एक मेंटेन रखो कि आपको हर मंथ इतना इन्वेस्ट कर देना है, सेकेंड मंथ में इतना इन्वेस्ट कर देना है। एक रेगुलरिटी रखो, 15% इंटरेस्ट रेट मिनिमम लेके चलो। एक्सपेक्टेशन 15 से 20 तक रखो, उतना रिटर्न आ जाता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है मार्केट से, क्योंकि आप आप लॉन्ग टर्म में आप रिटर्न देखोगे तो वो आपको एक बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा।
मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जो रिटर्न मैं आपको बता दूँगी। मैं जो एग्जांपल बता रही हूँ आपको काफ़ी पहले का एग्जांपल है। सपोज़ अगर आप टाइटन आप सुने होंगे, टाइटन के शेयर में अगर आप 2000 या फिर 2000 में अगर आप ₹4 का था ये शेयर, उसमें आप उस टाइम पे अगर आप 1 लाख रुपए लगा दिए रहते तो आज उसका प्राइस है, टाइटन का शेयर का प्राइस है 39 या फिर 4000 के अराउंड शेयर का प्राइस है। तो ये आपको आता 9 करोड़। ठीक है, मैं आपको लॉन्ग टर्म जो बोल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिटर्न जो दिखता है आपको लॉन्ग टर्म में दिखता है। सपोज़ ये ₹4 का शेयर 500 रुपये भी हुआ रहता, आप सेल कर सकते थे उस टाइम पे क्योंकि ये प्रॉफिट में ही रहते आप। लेकिन इन केस ये जो लॉन्ग टर्म आप मेंटेन रखते ना कुछ स्टॉक्स, इसमें आप वापस से लेते चले जाते, तो ये जो रिटर्न दिखता आपको, ये आपको किसी अर्निंग से भी नहीं आता, सैलरी से भी नहीं आता। सेकंड है शेयर बजाज फाइनेंस, ये भी एक बहुत अच्छा शेयर है, आप सुने होंगे इसके बारे में। 2000 में उस टाइम पे ये शेयर ₹1 का था। आज का शेयर का टाइम प्राइस है इसका 990 या फिर 1000 का शेयर है ये। उस टाइम पे भी अगर आप 1 लाख रुपए लगाए रहते तो आज इसका 17 करोड़ प्राइस था। एक और बता देती हूँ, आयशा मोटर्स बहुत अच्छा शेयर है ये। इसमें अगर आप 2000 में अगर आप लगाए रहते तो ये 1 या 2 रुपये का शेयर था। आज इसका प्राइस है 7300 या 7000, सपोज 7000 था प्राइस है इसका। तो उस टाइम पे अगर आप 1 लाख रुपए लगाए रहते, 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको 1 लाख रुपए लगाना चाहिए। एक मैं लमसम बता रही हूँ कि अगर आप इन केस अगर आप 1 लाख रुपए लगाए रहते तो आज इसका वैल्यू था 60 करोड़ या 55 करोड़। सही है, आप बीच में भी इस शेयर को बेच सकते थे, पर मैं बता रही हूँ कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है मार्केट। मार्केट से आप एफडी को कंपेयर नहीं कर सकते, एफडी इसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रही कि आप पूरा बैंक का पैसा निकाल कर इस मार्केट में लगा दो क्योंकि ये मार्केट इतना ज़्यादा रिटर्न दे रही है। कुछ पैसे आपको सिक्योर रखने पड़ेंगे क्योंकि शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी ये आपको जो ₹1 का शेयर है 0 पे भी दिख रहा होगा, 0.5 ऐसा भी दिख रहा होगा। लेकिन जब आपको ₹5 दिख रहा होगा तो आपको लगा अच्छा मैं निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। बीच में जब कोरोना था, कोरोना जैसे मार्केट में बहुत लोग पैसे अच्छा अर्न किए थे, बहुत अच्छा अर्न किए थे। पर उनको अगर वो मेंटेन रखते, जो भी था प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे से जो जो भी शेयर नीचे आया था, सपोज़ टाटा मोटर्स जैसा शेयर नीचे था, काफ़ी नीचे था, 100 से भी नीचे था। फिर वो शेयर बीच में 21, 22, 23 में वो शेयर 1000 तक भी गया था, 900 तक गया था। तो ₹100 का शेयर आपका 1000 जा रहा है, तो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि शेयर जब भी नीचे रहे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जब भी मार्केट ऊपर रहे आपको पॉज़ करना है, जब जब ज़िगज़ैग में रहे आपको पेशेंस रखना है कि हाँ, मार्केट इन्वेस्टमेंट हो चुका है मेरा, मैं आगे भी करती रहूँगी। आप लास्ट में देखो कि क्या रिटर्न आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में बीच को छोड़ के जाना है। हाँ, ये रातों रात वाला जो ओवरनाइट सीन होता है ना, ये मार्केट में बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। ये हीरो ज़ीरो टाइप्स होता है कि आज आप हीरो हो, कल आप ज़ीरो हो, ठीक है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही मत जाना, ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगता मार्केट में। और हाँ, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जो भी मैं अभी शेयर्स का नाम बताइए आपको, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, टाइटन, ये ऐसा ही नहीं है कि मैं आपका नाम बता रही हूँ। आप इसके बिज़नेस मॉडल पे बात करेंगे मैं, आप बिज़नेस मॉडल चेक करो क्या है, कंपनी क्या करती है, ओनर कौन है, मैनेजर क्या है, सीईओ क्या रिटर्न देती है, रिज़ल्ट क्या आता है। इन सब को देख कर ही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना, डिसाइड होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आज गवर्नमेंट कुछ बोल रही है तो फिर मैं अभी लगा देता हूँ। आप चेक करो, गवर्नमेंट अगर आज बात करती है ईवी पर या फिर सोलर जो भी हो, तो ये आज की आज रिटर्न नहीं देगी। अगर आज बात हो रहा है तो आपको 10 साल भी वेट करवा सकती है। 10 ईयर्स कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट में। बहुत अच्छा पेशेंस रखना पड़ता है शेयर मार्केट में। टाइटन जैसे शेयर काफ़ी टाइम तक बैठी थी, उसके बाद रिटर्न देना शुरू की है। और रिटर्न ये इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए। एक बिजनेस पर्सन भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंजीनियर्स, स्टूडेंट, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इस मार्केट में। बिल्कुल बेसिक सा मार्केट है ये, बस जानकारी और न्यूज़ का कमी नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। मैं एक है इंसान मैं जिनको जानती हूँ,
उन्होंने 50 लाख का लोन ले रखा है, अभी भी ले रखा है, और किसी कंपनी मतलब ज़ीरोधा और ग्रो से नहीं किया हुआ है उन्होंने, किसी HDFC या फिर ICICI से इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि आपको मार्जिन देती है। मैं बताती हूँ मार्जिन क्या होता है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो कंपनी मतलब जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज़ HDFC सिक्योरिटीज़ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो HDFC सिक्योरिटीज़ आपको बोलती है कि आपका जो कैश अमाउंट है 1 लाख रुपए, उस पर मैं आपको दूंगा 3 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कि ये 1 लाख रुपए आपका है, कंपनी दे रही है 3 लाख रुपए, तो ये मार्जिन प्रोवाइड कर रही है 3 लाख रुपए की, तो टोटल अमाउंट हो गया आपको 4 लाख रुपए। कंपनी ये बोलती है कि ये जो 3 लाख रुपए है आपका, इस पर मैं 18% पर एनम लूँगा। आप इस शेयर को लेकर आप उसको 1 साल रख लो, ठीक है, और इस 1 साल पे मैं सिर्फ 18% आपको इंटरेस्ट लगाऊंगा। आपका पैसा 1 लाख रहेगा, 1 लाख के बदले 4 लाख का आप शेयर ले लो। सपोज मान लो मैं आपके पास 1 लाख रुपए है, मैं एक कंपनी हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ ठीक है आप 4 लाख का शेयर मेरे से ले लो, मेरी कंपनी में ले लो, मैं आपको 18% इंटरेस्ट दूंगा, तो आप समझ रहे हो कि 1 लाख का 18,000 हुआ। ठीक है, तो 4 लाख का कितना होगा, 18 × 4 करो आप, 72,000 होगा। ठीक है, तो आपको 1 साल में उस 4 लाख से 72,000 से ज़्यादा अर्न करना होगा, ताकि आप इसको रीपे कर सको 72 जो लोन अमाउंट है। और उसके बाद सपोज मान लो आप 4 लाख से आप मुश्किल है अर्न करना, आप 72,000 ये जो पे कर रहे हो, ये हार्ड अर्न मनी आप इसको दे रहे हो ना वापस उस कंपनी को। तो कहती है 1 साल में मार्केट कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया तो ठीक है आप इसको पे कर सकते हो, लेकिन अगर वो पेशेंस मोड में रहा, ज़िगज़ैग मोड में रहा, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है कि हाँ ठीक है मेरे को इतना पे भी तो करना है ना, क्योंकि वो इनकेस अगर आप नहीं पे करते हो, तो मैं आपको ये सबसे नेगेटिव चीज़ बताती हूँ क्या होता है यहाँ पर। जो आपका 1 लाख रुपए है ना, और ये 72,000 जो लोन अमाउंट है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये 72,000 ये लोन अमाउंट है आपका। ठीक है, आप इसको ऐसे ही नहीं समझना, ये आपको देना ही देना है इन केस आप इसको पे कर रहे हो और आपका शेयर नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये जो 1 लाख रुपए है ना, इसमें से 72,000 रुपीज़ कंपनी 1 साल के पास, सपोज आज 1 मार्च है, आप इसको इन्वेस्ट किए, तो नेक्स्ट 1 मार्च 2024 में आप इन्वेस्ट किए, 2025 में क्या करेगी कंपनी, 72,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आपसे पूछना नहीं पड़ेगा उस कंपनी को, वो आपसे कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेगी, आपका 72,000 रुपीज़ आपका कट कर देगी, और पैसा आपको जितना बचेगा 62 रुपी सॉरी 28,000 रुपीज़ वो आपको वापस कर देगी। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं जिस इंसान के बारे में बता रही हूँ कि उन्होंने 15 लाख का लोन ले रखा है, और अभी जो 1.5 साल से मार्केट चल रहा है, 1.5 ईयर से बहुत ज़्यादा ही गंदा चल रहा है, रिटर्न नहीं है मार्केट में, फ्रस्ट्रेशन में है लोग। म्यूचुअल फंड वाले तो ठीक है SIP कर रहे हैं, स्टॉक SIP करने वाले भी स्टॉक SIP कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कैश का कर रहे हैं तो अच्छा है, वो अपने कैश का नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में है अभी। इनको आप समझ लो 50 लाख का अगर आप 18% निकालोगे कितना आएगा, 9 लाख, तो उनको 9 लाख रुपए, आप समझ रहे हो 9 लाख रुपए उनको देना है सिर्फ कंपनी को 18%। अगर वो नहीं देते हैं तो ये 9 लाख रुपए डिडक्ट करेंगे उसमें से, और बाकी जो पैसा बचेगा वो उनको पास जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है मार्केट, आपको ऐसे ही नहीं सोचना है कि मार्केट रिटर्न दे देती है, इतना ईजी नहीं है। 41 के अराउंड जो भी आएगा, हाँ 41 लाख, तो ये आपके पास जाएगा, प्लस जो लॉस में है शेयर, सपोज मान लो ये तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इंटरेस्ट मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी 1.5 साल से, मैं उनको 1.5 साल 2 साल से देख रही हूँ, 1.5 साल से मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये इंटरेस्ट तो अमाउंट चलो 9 लाख रुपए गया उनका, प्लस शेयर नीचे है, सपोज़ ये वैल्यूएशन 41 तो बचा उनका, ये 30 होगा, तो उनका इन्वेस्टमेंट वो सोच रहे होंगे ना कि वो अगर FD कर दिया तो उनको ज़्यादा रिटर्न आता, पर ऐसा नहीं है, सारे पैसा आप नहीं लगा सकते मार्केट में। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो प्लीज़ 50 to 60% रुपीज़ आप अपना सेफ रखो, 40% मार्केट से इंटरेस्ट लिया करो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है मार्केट में, एक जगह पैसा लगा के आप अर्न नहीं कर सकते, चाहे वो रियल एस्टेट हो, FD हो, शेयर मार्केट हो, डाइवर्सिफिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात, मार्केट कंपाउंडिंग रिटर्न देती है, तो सपोज़ आप
इसे कंपेयर उसको एफडी से नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि कंपाउंडिंग रेट में होती है 12% दे रही है आज, फिर देगी 12%, और आपका जो पिछले का 12% है 12,000 रुपये 1 लाख पे, तो ये भी आपको 12% इसमें ऐड ऑन होगा, फिर इस पर भी कंपाउंडली आपको इंटरेस्ट देगा। नेक्स्ट ईयर फिर से ये होगा 12%, मैं 12% एक नंबर लेके चल रही हूँ, फिर ये आपको रिटर्न देते चली जाएगी। अगर आप 20 साल तक रखते हो तो इस 12 को मल्टीप्लाई कर लो 20 साल से, प्लस जो आपका कंपाउंडिंग है वो भी ऐड कर लो आप। इस एफडी को बिल्कुल ही भूल जाओ क्योंकि ये कंपाउंडिंग रिटर्न नहीं देती है। तो जो रिटर्न दिखेगा आपको, एक सपोज मान लो आप 15,000 भी कर सकते हो, 20 साल तक करो, आपको 1 CR टच होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें बोल रही कि आज करो 1 से करो, नेक्स्ट ईयर 2 से करो, जब अर्निंग पर्सन हो जाओगे तो फिर 15-20 हज़ार रुपये आराम से डाल सकते हो, तब तक करो। और फिर एक टारगेट ले लो कि 1 CR 2 CR करना है। SIP कैलकुलेटर भी आती है, आप उसमें अपना चेक कर लो कि मैं इतना अमाउंट अभी कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से इतना करूँगा, जब अर्निंग हो जाऊँगा तब मैं इतना करूँगा, तो मैं 1 CR या 2 CR या 5 CR जितना भी टच करना होगा आपको, तो मैं कितना इन्वेस्ट करूँगा पर मंथ जो मेरा इतना रिटर्न आ जाए। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी लर्न टू अर्न बुक है, काफ़ी सारा बुक सजेस्ट करूँगी, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो। 1-2 पेज जो भी हो आपको लगे कि आपको पढ़ना चाहिए, आप उसको पढ़ो, समझो लर्न टू अर्न क्या है। रिच डैड पुअर डैड वो भी बुक है, आप उसको भी पढ़ो। ठीक है, हम बात करेंगे वाई शेयर लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर जो स्टॉक्स होता है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट क्यों होती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी है उनको पैसा चाहिए, तो वो पहला क्या कर सकते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। तो वो इतने बड़े अमाउंट में पैसा नहीं देते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी उतने बड़े अमाउंट में पैसा नहीं देते हैं। लेकिन आपको बहुत बड़ा सपोज़ पूरे इंडिया में उस शेयर को करना है, तो आपको अपने शेयर को मार्केट में लिस्ट करना होगा। तो कंपनी अपने आप को जो लिस्ट करती है उसके लिए आईपीओ लाती है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि सेबी इसको परमिशन देती है। सेबी का परमिशन मतलब सेबी होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी परमिशन देती है। इसका परमिशन के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कि कंपनी जो भी लिस्ट हो रही है, जो फिर लिस्ट होने वाली है, उसका डेली का टर्नओवर जो होता है वो 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 10 लैक्स डेली का। हाँ, मैं बात करती हूँ जो कंपनी लिस्ट होती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, और कंपनी अगर अपने आप को लिस्ट करती है शेयर मार्केट में, जो कि आईपीओ कहते हैं, आईपीओ के थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जो कंपनी अपने आप को लाती है, तो वो 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन तक कंपनी जो पब्लिक होती है उसको अप्लाई करती है। तो अप्लाई करने का भी क्राइटेरिया होता है कि आपका एक प्राइस होना चाहिए, प्राइस बैंड, कि आप कितने प्राइस बैंड पे शेयर लाना चाहते हैं। लोअर टू हायर प्राइस बैंड होता है। सपोज जब पेटीएम लाई थी 2021 में, अपना शेयर आईपीओ लाई थी, तो 2150 से शायद 2200 का रेंज रखी थी, और ये बहुत हाई प्राइस माना जाता है शेयर मार्केट में ऐसा, क्योंकि मिनिमम लोग 100, 200, 500, 700, 800, 900 बहुत ज़्यादा होता है। पेटीएम लाई थी 2150 रुपये का, क्योंकि सेबी चेक करती है, सेबी उसको उतना प्राइस रखना चाहिए नहीं, और आप ज़्यादा भी प्राइस नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपका आईपीओ ही नहीं अप्लाई होगा। आईपीओ नहीं अप्लाई होगा तो फिर जो कॉस्टिंग लगती है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कंपनी को, वो 6 से 7 करोड़ रुपए लग जाता है लॉन्च करने में मार्केट में, तो ये उनका वेस्ट हो जाएगा। प्लस फिर जब पेटीएम आई थी तो वो 18,300 करोड़ रुपए वो फंड रेज की थी पेटीएम के बाद, पेटीएम इशू होने के बाद। तो ये अच्छा अमाउंट था उनके लिए, वो अर्न अच्छा किए थे। 2 एक्सचेंज होता है, एनएससी और बीएससी। 1992 में ये कंप्यूटराइज हुई थी, एनएससी बीएससी, ताकि आप ऑनलाइन ही शेयर ले सको, सेल कर सको। ताकि पहले क्या होता था कि एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे लोग बोली लगाते थे। बोली मतलब कि मेरा इतना शेयर ले लो, इतने रुपए पे ले लो, ताकि वो नेक्स्ट डे या फिर डेली नहीं होता था, मतलब वो नेक्स्ट डे या फिर जब बढ़े तो मान लो सपोज़ 100 शेयर जो लिए हुए थे वो 200 पे उसको सेल कर सके। ऐसा बोली लगता था, जाना पड़ता था। अब क्या है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही आप शेयर को एक्सचेंज से बाय सेल कर सकते हो। कंपनी का वैल्यू सपोज़ मान लो 2,000 रुपये है, तो बताती है कि कंपनी अच्छी है, ये ऐसा होता नहीं है। पर वैल्यू की अगर शेयर का वैल्यू नीचे आ रहा है तो वो कंपनी का रेपुटेशन भी बता देती है कि इंटरनली कुछ न्यूज़ चल रहा है, या फिर उनका रिज़ल्ट नहीं अच्छा आने वाला है।
निफ्टी अप्स एंड डाउन मतलब जो निफ्टी ऊपर जाती है, कभी 100 पॉइंट ऊपर चली गई, 100 पॉइंट नीचे आ गई, 50 पॉइंट ऊपर चली गई, 50 पॉइंट नीचे आ गई, ये कैसे होता है? तो निफ्टी में आप देखोगे एक्सचेंज में दो एक्सचेंज होता है, एनएससी बीएससी। उसमें निफ्टी और निफ्टी का 50 शेयर होता है। तो निफ्टी का 50 शेयर कैसे होता है, और सेंसेक्स का 30 शेयर होता है। तो कंपनी सपोज मान लो रिलायंस एक बहुत बड़ी मार्केट कैप है, तो ये निफ्टी 50 में आएगी। आईटीसी निफ्टी 50 में आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी इनका मार्केट कैप का मार्केट बहुत ज़्यादा है। मान लो नंबर ऑफ़ शेयर्स प्लस प्राइस ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर मान लो 1 लाख है, सपोज 1 लाख है या 10 लाख है, और प्राइस ऑफ द शेयर मान लो 1000 है। तो ये इसका जो मल्टीपल होगा ये इसका मार्केट कैप होगा, एम कैप, ठीक है, मार्केट कैप। रिलायंस का भी सेम, मतलब मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 में 50 शेयर है, तो रिलायंस, आई टी सी, एच डी एफ सी, यही क्यों है? क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका नंबर ऑफ़ शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, प्राइस ऑफ द शेयर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये निफ्टी 50 में है। तो निफ्टी 50 में सिर्फ टॉप की कंपनी होती है। ऐसा नहीं है कि जो टॉप की 50 कंपनी है यही रहेगी निफ्टी 50 में। हो सकता है आईटीसी निकल जाए और आपका टीसीएस निकल जाए, कुछ नीचे का सपोज मान लो कोई भी शेयर है आपका, कोटक मान लो इनकेस नहीं है, तो कोटक आ जाए, क्योंकि इसका मार्केट कैप अब जो एलिजिबिलिटी है निफ्टी 50 का उसमें आ गई, क्योंकि इनका मार्केट कैप ज़्यादा हो गया और आईटीसी का कम हो गया, इसलिए वे रिप्लेस हो गया एक दूसरे से। 50 शेयर नहीं होगी, बस मार्केट कैप उतना होना चाहिए ताकि वो 50 में आ जाए। मार्केट जो निफ्टी है ये ऊपर नीचे इसके कारण ही होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट का 50 शेयर नीचे है और इंडेक्स ऊपर है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इंडेक्स डिसाइड करती है, यही 50 शेयर। इंडेक्स ऊपर रहेगा और यही डिसाइड करती है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये भी डिसाइड करती है, मेन इनका रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका मार्केट कैप ज़्यादा है। आप देखे होंगे कभी भी कि अगर रिलायंस 4 से 5% डाउन है, तो मार्केट का इंडेक्स जो निफ्टी का इंडेक्स होता है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि मार्केट कैप रिलायंस का काफ़ी ज़्यादा है पूरे शेयर मार्केट में। वो डिसाइड कर लेती है। लोग इसको भी देखकर इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। इंडेक्स का भी मैं बताऊँगी बाद में, इंडेक्स में कैसे पैसा लगता है। तो रिलायंस अगर नीचे है तो निफ्टी भी नीचे आती है, क्योंकि रिलायंस एक टॉप शेयर में आता है। एचडीएफसी बहुत बड़ी कंपनी है। आईसीआईसीआई, टीसीएस, अब तो आईटीसी भी है। जो ऐसे करके 50 शेयर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर का जो मैं बता रही हूँ, जो अप्स एंड डाउन्स होता है, ये कैसे डिसाइड होती है? तो ये हम लोग के कारण डिसाइड होती है। रिटेलर, हम लोग रिटेलर हुए। इंस्टीट्यूशनल जो म्यूचुअल फंड होती है और बाहर के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पैसा डालते हैं, तो उसके कारण भी। सपोज़ मान लो रिटेलर है, हम लोग रिलायंस में पैसा लगा रहे हैं, तो रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिलायंस का शेयर बेच रही है, तो मे बी शेयर नीचे भी जा सकता है। डिपेंड्स, इंस्टीट्यूशंस बल्क में करती है, हमारा उतना बल्क नहीं होता। मान लो हम 20,000 शेयर लेंगे, 50,000 क्वांटिटी लेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो होती है कुछ परसेंटेज ले लेती है। इंस्टीट्यूशंस 1% रखती है, 2% रखती है, तो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मान लो 5 लाख करोड़ की कंपनी है, उसमें आप 1% ले रहे हो, और हम लोग सिर्फ 1,000 शेयर ले रहे हैं, 5,000 शेयर ले रहे हैं, तो उससे रिलायंस इम्पैक्ट नहीं होगी, बट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इम्पैक्ट करती है शेयर को गिराने और ऊपर चढ़ाने में। और रातों रात वाला मैं पहले बताई थी, ओवरनाइट वाला सीन नहीं होता है शेयर मार्केट में। मुंगेरी लाइन टाइप्स की आज लगाएं और कल मैं लाखपति करोड़पति हो गई, वो सब भूल जाओ, मार्केट में बर्बाद हो जाओगे।